एम लक्ष्मीकांत। इस किताब को हम बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो का भाग 1, जिसमें संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्याय 1 शीर्षक होने वाला है। पहले हम लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद उस लाइन की व्याख्या करने की कोशिश रहेगी। आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। तो बात 24 अगस्त 1608 की है, जब हेक्टर नाम का एक जहाज पहली बार सूरत बंदरगाह पे उतरता है और इसके कप्तान कैप्टन हॉकिंस उस समय मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के परमिशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पुर्तगालियों का वर्चस्व होने के कारण उन्हें इजाज़त नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, ये पहला प्रयास था उनका। पर 8 साल पहले ही महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी किया था, जिस चार्टर में उन्हें भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दे दिए गए थे। 8 साल तक ये लोग भारत तब भी नहीं आ पाए। रीजन, इनका उद्देश्य इनका उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था, और उस समय मसालों के व्यापार का केंद्र इंडोनेशिया था। ये लोग इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन के साथ व्यापार करने में व्यस्त थे, लेकिन वहाँ डच और पुर्तगालियों का वर्चस्व होने के कारण इनका कुछ विशेष पकड़ वहाँ पे नहीं हो पाई। इस वजह से ये 24 अगस्त 1608 में भारत की बंदरगाह पे आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, अगली लाइन। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, वह 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो कैसे? तो देखिए, ये बात है आपकी 23 जून 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से जीत गए थे, और सिराजुद्दौला से जीतने का प्रमुख कारण मीर जाफर के द्वारा किया गया विश्वासघात था। मीर जाफर को गद्दी में बिठाते हैं, उसके बाद जब उससे अनबन होती है तो मीर कासिम को गद्दी पे बिठाया जाता है। लेकिन मीर कासिम के द्वारा इनके अनचाहे हस्तक्षेप का विरोध करने की वजह से एक लड़ाई और होती है, जो 22 अक्टूबर 1764 में होती है, जिसमें हेक्टर मुनरो एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर युद्ध में भाग लेते हैं, लेकिन हार जाते हैं। इस वजह से शाह आलम द्वितीय को 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है, और इसी संधि के कारण बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज व्यापारियों को देने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर। अगली लाइन। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लेता है, और यह शासन 15 अगस्त 1947 में
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। यहाँ इसको अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण करती है। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत, जिसमें ब्रिटिश का शासन था, भारत का उस हिस्से की बात हो रही है, तो सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा वहाँ पर निर्मित की जाती है। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा होता है। इनके बारे में हम दो जो महत्वपूर्ण शीर्षक हैं, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन के माध्यम से बात करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक चलता है।